आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया या सैम्पलिंग हो गया या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं, अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें, मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़ कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। नेक्स्ट जो देखो हमारा क्वेश्चन है वो 84 है। उसमें क्या पूछा गया है, वही जो ऊपर है DES, ये वही फॉर्म है, और AG मतलब एग्रीकल्चर। तो लिखा है कि एवरी 2 ईयर्स इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको पब्लिश करता है। तो देखो मैं बता देता हूं कि जो एवरी 2 ईयर्स में जो पब्लिश करता है वो हमारा होता है बुलेटिन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप स्टैटिस्टिक। और देखो इंडियन लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक जो है ये हमारा सिंपल सी बात है एवरी 5 ईयर में आता है, ठीक। और ये जो हमारा है बुलेटिन ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस, ये मंथली भी आ सकता है और ईयरली भी आ सकता है, तो ये डिपेंड करता है। और ये जो इंडियन फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक है इसको ये ईयरली आता है, ये भी ईयरली आता है। इसको पब्लिश करता है, इसको कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये भी आप थोड़ा इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि 85 जो है, तो 85 ये है कि लाइव स्टॉक जो सेंसस है इंडिया इज डन एवरी, तो ये हमने बता भी रखा है 5 ईयर। कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारा एग्रीकल्चर का भी और इकोनॉमिक का भी, बट
जो एवरी 10 ईयर में ये हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो बात देखो, आरपीएससी जो है वो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है, तो एग्रीकल्चर को आपको अच्छा करना है। अकॉर्डिंग टू लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट 2019, मतलब 2019 की ये रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा पूछा गया। बट मैंने अभी बताया था कि 2024 का भी डेटा आ गया है, मतलब अभी पब्लिश नहीं हो पाया बट ये आ चुका है, तो यहाँ से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर जो बात में हम लोग देखें, इसको अभी मैं आने वाले टाइम पर अच्छे से कराऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम बता देता हूँ कि कौन मैक्सिमम पर है कौन मिनिमम पर है। तो जो मैक्सिमम के लिए जो स्टेट है वो हमारा यूपी है। यहाँ पर जो 68% मतलब लगभग में यहाँ पर मिलियंस में डेटा है, मतलब ये इस तरह से 67.8 मिलियन, इसी को हमने परसेंटेज में ये लिख लिया। मैक्सिमम पर ये है। मिनिमम पर अगर जो बात भी आपको देखना है तो मिनिमम पर हमारा जो है वो पांडुचेरी है, पांडुचेरी है। तो आपसे यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक किसके अनुसार, तो मतलब यूपी हो जाएगा, बट आपको टॉप थर्ड मतलब ध्यान रखने चाहिए, वो देख लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन में भी पूछा जाए। टोटल अगर 2019 का मैं डेटा बता रहा हूँ, अभी पता लगे 2024 का डेटा रिलीज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो टोटल लाइव स्टॉक्स पॉपुलेशन है, तो ये टोटल जो हमारी है वो 5 पूरे इंडिया की 5367 मिलियन, ये हमारी इसकी थी। यूपी की जो हमने बताई थी 57.8 मिलियन, ये हमारी इसकी है। ये हमारा टोटल इंडिया का है, जिसमें अगर जो 2012 में जो भी मतलब वैल्यू थी उससे जो इसमें ये चेंज हुआ है वो हमारा मतलब इंक्रीज किया है, वो इंक्रीज हुआ है 4.8% से। देखो ये जितनी भी ये रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस मैसेज कर देना। तो ये सारी आप रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ लो, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब इसी में अगर जो बात ये तुम्हारा ये हो गया। अगर जो बात मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया में अगर रूरल में अगर देखोगे और अर्बन में जो परसेंटेज है वो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पशुओं के बारे में ज़्यादा, तो 98.78% ये गाँव में है, और जो 4.22% ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारा है अर्बन में। देन देखो फर्स्ट मतलब फर्स्ट अगर जो बात मतलब टॉप 3 अगर जो हम देखें तो फर्स्ट पे तो हमारा यूपी है, लेकिन सेकंड पे हमारा राजस्थान है। इस वजह से भी देखना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान का पेपर है, मे बी वो पूछ ले, तो 68 मिलियन इसको लिख लेना, और ये हमारा 56.8 मिलियन एग्जैक्ट डेटा पूछेगा। देन अगर जो बाद में देखोगे तो ये एमपी, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो ये हमारा होता है 40.6%, ये टॉप लिस्ट हो गई। ठीक, अब अच्छा और देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मैप हम लोग बना रहे थे, नेक्स्ट टाइम मैं इंडिया का जो मैप है उसको मैं अटैच ही कर दिया करूँगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, ये हमारा मध्य प्रदेश, उसी से लगे में ये हमारा यूपी, ये देखो फर्स्ट, ये हमारा हो गया थर्ड, और इसी के लगे में ये हमारा राजस्थान मतलब सेकेंड नंबर। तो ये यहीं के टॉप थर्ड हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और जीडीपी से रिलेटेड है। पहले मैं सारा जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं सारा आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप भूलेंगे ही नहीं, और आप बस ये लास्ट समझ लो, जीडीपी आपको यहाँ पर पढ़ना है, इनके फार्मूले इस तरह से बता देंगे जिससे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो टेबल एक देख लो, ये कुछ टेबल हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और ये मैं प्रोडक्ट पे बता रहा हूँ। कहीं पर अगर आपको इनकम दिखे तो जहां पर मैं पी लिखोगे वहां पर आई कर देना। अभी मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा। जीडीपी, और ये हमेशा ऑलवेज मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखना। फिर ये हमारा होता है, देखो जी डी और पी, पी मतलब प्रोडक्ट के लिए, एन डी और ये हमारा हो जाएगा पी, जी एन
GNP और ये हमारा हो जाएगा NNP। ठीक, ये हो गया। अब जरा यहाँ पर देखो, इक्वल होता है ये GDP माइनस का D। देखो इसमें क्या होता है, ये ग्रॉस ग्रॉस की बात करता है। ग्रॉस में हमारा जो है डिप्रिसिएशन जो होता है वो ये हमारा इसमें ऐड होता है, इसमें ये हमारा माइनस होता है। तो अब अगर जो बात यहाँ पर अगर जो बात हम देखें, ये इसका फार्मूला हो गया। यहाँ पर अगर इसका अगर हम फार्मूला देखें GNP का, तो GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कौन सी है ये भी मैं बताऊंगा, पहले ये बात, ये फार्मूला बस आपको ध्यान रखना। ये हमारा हो जाएगा GNP माइनस का D, बस इतना ही है। बट यहाँ पर नेशनल इनकम जब भी पूछे तो नेशनल इनकम होता है नेशनल इनकम, तो NNP और ये हमारा हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे जब भी हम निकालेंगे तो ये हमारा फार्मूला। ये बस इतना सा है, इतने से ही सारा आगे का खेल मतलब होने वाला है। तो पहले आप इतना समझ के और सारी चीजें आगे हम कराते हैं। देखो अब जैसे अगर बात हाँ इनकम होता तो क्या कर देते, GDP आपने लिखा था वैसे आप इसको कर लेना। ये प्रोडक्ट की बात मैंने किया है, ये इनकम की बात किया है, और ये दोनों सेम होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। मैं उसका भी थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। प्रोडक्ट मतलब जैसे बाद में एक कंपनी है टाटा की, तो टाटा ने 500 लैपटॉप बनाए, ये लैपटॉप 500 बनाए। इनकम क्या होती है, तो अब यहां पर अगर जो बात हम देखें तो ये टाटा की अगर हम मान लेते हैं कि 10,000 का अगर जो बारे में हम लैपटॉप ही मान लेते हैं या फोन, जो भी आप मानना चाहो, मैं थोड़ा छोटा ही डेटा रखना चाहता हूँ। इसके बाद 100 लिखा है सपोज, तो यहाँ पर अगर टाटा की इनकम अगर जो मतलब पता करनी हो कि इनकम सॉरी मतलब कि टोटल मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने रुपए का हुआ है, तो यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 50,000। तो ये भी तो वही चीज़ है, यही तो प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर दिया। अब इनकम की जब बात की गई तो इनकम में भी कुछ नहीं, बस ये जो दोनों ये वैल्यूज निकाली थी यही ये यहाँ पर निकाल दोगे। तो ये एक्चुअल में मैं जो बोल रहा हूँ ये दोनों सेम चीज़ें हैं। चाहे आप ये पता कर लो कितने प्रोडक्ट हुई, जैसे बाद में इंडिया में 100 प्रोडक्ट हुई लैपटॉप की, और मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूँ कि एक लैपटॉप 10,000 का है, तो चाहे आप लैपटॉप बता दो, जब ये पता चल गया कि लैपटॉप हमारे पास इंडिया ने 100 बनाए हैं, तो तुरंत कुछ नहीं, बस जा करके जो भी उसका प्राइस है उस प्राइस पे उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसको पता चल जाएगा कि GDP क्या है। या क्या कर ले, या उस सारे जो लैपटॉप हैं उन लैपटॉप्स को जब बिक जाए, मतलब जब बिक गए, तो अब इसकी जो वैल्यू यहाँ पर मतलब जो फाइनल आए कि हाँ इतने का ये हमारा इनकम हुआ है, तो ये हमारा यहाँ से भी निकल, तो ये दोनों सेम चीज़ है, इनकम या प्रोडक्ट। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट, टाइम थोड़ा लगेगा बट इसको बहुत अच्छे से, और आज के बाद ये कभी भूलोगे भी नहीं। देखो ये थोड़ा ध्यान देना, मार्केट प्राइस, बेस प्राइस, मैं ये जो बोल रहा हूं ये आप लिख लेना अगर चाहो तो। ये हमारा है प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, और ये हमारा है प्रोडक्ट सब्सिडी अगर जो आपको याद हो, और ये हमारा बेस प्राइस, और ये हमारा हो जाएगा फैक्टर प्राइस, और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन टैक्स माइनस का प्रोडक्शन सब्सिडी। अब ये मैं अभी बताऊंगा कि ये क्या होता है। अब देखो इनको अगर जो बात हम ऐड करें तो मार्केट प्राइस, देखो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फैक्टर प्राइस, और ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरी ऐड होगी तो हम टैक्स वाले को एक साथ में लिख लें, मतलब प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, ये हमने प्लस में लिख लिया, प्लस में ही होगा। देन अगर जो बाद में हम ये देखो, प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस का प्रोडक्ट प्रोडक्शन सब्सिडी, जो ही मैं बोल रहा हूँ ये लिख लेना, क्योंकि देखो इतना लिखना बार बार फिर यही चलता रहेगा क्लास, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो। अब यहाँ पे अगर जो बाद में देखो, इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, FP, और ये हमारा हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस पूरे को इसके इक्वल रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं ये, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, फैक्टर प्राइस बराबर मार्केट प्राइस माइनस का NIT, मतलब NIT मतलब वही नेट इनकम
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक। तो यही ये फार्मूले हैं। अब बस ये कन्वर्जन है। अब देखो कन्वर्जन के बाद में ये तुम्हारा हो गया कन्वर्जन। अब देखो ये चीज थोड़ा समझ लो कि प्रोडक्ट टैक्सेस और वर्सेस प्रोडक्ट सब्सिडी, तो ये मैंने बताया है कि जैसे बाद में कोई प्रोडक्ट है सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो प्राइस है उस प्राइस पर अगर टैक्स 300 का सिलेंडर था उसको टैक्स लगा करके 900 का कर दिया गया, फिर गवर्नमेंट ने उस पर राहत दे दी 120 रुपए की, तो ये हमारा हो गया सब्सिडी। बट प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? तो प्रोडक्शन टैक्स अगर जो बाद में हम लोग समझें तो देखो प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है। प्रोडक्शन टैक्स वर्सेस प्रोडक्शन सब्सिडीज। जैसे बाय द वे गवर्नमेंट क्या करती है कि विदेशों की जो कंपनियां हैं उनको या अपने इंडिया की, इनको प्रलोभन देती हैं। प्रलोभन क्या देती हैं? हालांकि टैक्सेस बहुत लगते हैं। प्रोडक्शन जब करोगे तो देखो लैंड का जो टैक्स है वो लिया जाएगा, और अगर जो बाद में आपको याद हो तो जैसे बाद में कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो धुआं निकल रहा है तो जो इन्वायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है उस पर जो टैक्स है वो, और जो हमारा लाइसेंस जो मतलब जिन पे लेना पड़ता है वो, ये सारी मतलब बहुत सारी लगते हैं। तो ये हमारी हो गई प्रोडक्शन पे टैक्स। और अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट अपनी वहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार लाना चाहती है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लाना चाहती है, तो क्या करेगी? वो सब्सिडी दे देगी। जैसे बाद में ये सब ऐड करके इस बाद में मान लेते हैं 1000 हुआ था, उसने बोला कि हम आपको 600 रुपये की सब्सिडी दे देंगे, या कभी कभी ये भी बोल देता है मैं 100% जो टैक्स है वो माफ़ कर दूंगा, मतलब सब्सिडी दे दूंगा। तो ये उस टाइप का है। प्रोडक्ट पे जो लगे वो अलग चीज़ है। प्रोडक्ट पे ऐसे समझो, प्रोडक्ट पे जो लग रहा है वो कंज्यूमर को मिलता है, और ये प्रोडक्शन पे जो लगता है वो प्रोड्यूसर को मिलता है। इस तरह से समझ लो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो नेक्स्ट अच्छा हम लोग क्या बता रहे हैं, देखो डिप्रिसिएशन मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे बाद में आज अगर जो बाद में आपने लैपटॉप लिया और उसको 1 साल पूरा चलाया तो सिंपल सी बात है, या उसको छोड़ो, एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में कुछ मशीन्स हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपये की मशीन थी, 1 साल तक उनको चलाया गया, मतलब 2021 में लगी थी, अब 2022 में उनको चेक करना है जीडीपी में। तो अब इसमें कुछ ना कुछ जब काम किया तो इसमें कोई ना कोई मूल्य ह्रास हुआ होगा, मतलब जो हमारे जैसे कंप्यूटर हो गए, जो मशीन्स होंगी वो घिस गई होंगी, उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो गया होगा, तो ये उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। इसी को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ, इसको आप देख लेना, ये कुछ बोला जाता है बट याद नहीं आ रहा है। मैं अगर आपको याद आए तो इसको जरा कमेंट करिएगा। अच्छा अब जरा देखो, अब मैं सारी चीजें लिखता जाता हूं और आप समझ भी जाओगे। देखो जीडीपी, ये अगर जो बाद में आपको मार्केट प्राइस मैंने बताया था, तो जी ग्रॉस वैल्यू एडेड ये भी मैंने बताया है। ये जब मैं बोलता हूँ कि ये मैंने बताया तो इसका मतलब है इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, तो आपको कंफ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी। मतलब कोई सपोज मान लो इसी लेक्चर से आए तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पीछे भी पढ़ा रखी उसी में, मतलब ये भी बात मतलब बिल्कुल सत्य है कि हाँ जब मैं बोलूँगा कि हाँ ये मैंने बताया है तो इसका मतलब जब 2020 का ये मैं सेट करा रहा हूँ तो ये 2020 के ही सेट में मैंने ऊपर कहीं करा दिया। तो देखो कन्वर्जन के जो फार्मूले थे वो अगर जो बात में आपको याद है तो यहाँ साइड में हम लोग लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस बराबर हमने लिखा था बेस प्राइस, और ये अगर जो बात में आपको याद हो तो प्रोडक्ट टैक्स माइनस का प्रोडक्ट सब्सिडी, वही यहाँ पर भी लिखोगे प्रोडक्ट टैक्स माइनस का प्रोडक्ट सब्सिडी। फिर बेस प्राइस भी आप लोगों ने लिखा था फैक्टर कॉस्ट प्लस में प्रोडक्शन टैक्स माइनस का प्रोडक्शन सब्सिडी। फिर आप लोगों ने लिखा था मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस का NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट इसको इधर कर दिया, या मतलब इसको इधर कर दिया, तो देखो मार्केट प्राइस माइनस का NIT। अब देखो अब यहाँ से चीज़ें देखो बदलती हैं। मार्केट प्राइस पर पता करना है तो देखो मार्केट प्राइस ग्रॉस वैल्यू एडेड ये हो गया, और यही ये वाला कन्वर्जन का फार्मूला मैंने लगा दिया। नेक्स्ट देखो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर का अगर देखें तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है NDP, तो ये हमने क्या बताया था GDP माइनस का D। तो कुछ नहीं करना, अब सपोज अगर बात मार्केट प्राइस पर अगर निकालना है तो मार्केट प्राइस, और चूंकि जीडीपी में अब कन्वर्जन जाना है तो यहां पर वही ये हमारा हो जाएगा
हाँ सॉरी, ये हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस, इसी पे निकलेगा। बट अगर जो बाद में कोई ये बोल रहा है NDP, तो इसी को अगर मार्केट प्राइस पर अगर हम ये इससे गणना निकालें तो ये हमारा इसी में अब जो कन्वर्जन होगा तो अब ये लगेगा NDP, और ये हमारा होगा बेस प्राइस, और यही जो ये हमने लिखा था ये यहाँ पर लिख दो। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी तो एक कन्वर्जन का फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, बट यहाँ पर NII नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमारे हो जाएंगे। फिर देखो बस यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, अगर जो बात है कोई अगर फैक्टर कॉस्ट पे अगर निकालना चाहता तो फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर लिखे और इसको माइनस कर दे, ये भी हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर अगर जो देखो तो देखो ये भी हमने पढ़ा है GNP, तो ये देखो हमारा होता है GDP, और ये हमारा होता है NIFA। देखो अगर जो ये मार्केट प्राइस पे अगर निकालना है तो कुछ नहीं, ये भी मार्केट प्राइस पे लिख लो इस तरह से, या अगर जो बाद में इसी की वैल्यू दे रखी है तो वही जो कन्वर्जन मैंने सिखाया वो कन्वर्जन लगा लो। ठीक, इसमें हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह से जितने आगे के भी हैं वो भी आप कर लोगे, बट मेरा यहाँ पर जो मेन काम है वो हो गया है। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो जरा मैं बता देता हूँ। G और ये हमारा N हो जाएगा, और ये हमारा N हो जाएगा, सॉरी ये हमारा D हो जाएगा। तो GDP, G मतलब सॉरी NDP, और ये हमारा होगा GNP, और ये हमारा होगा NNP। ये इसका फार्मूला हमने बताया था GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अभी मैं बताऊंगा। या इसको हम ये देखो ये भी लिख सकते हैं GNP माइनस का डिप्रिशिएशन, इसी तरह से GDP माइनस का डिप्रिशिएशन, या इसी फार्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में NDP, और ये हमारा हो जाएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमको लग रहा है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो चीजें हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो GNP, तो GNP मतलब ये वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं GDP प्लस का NIFA। देखो कहीं और से कुछ नहीं बना है, तो देखो GNP माइनस का D मतलब डिप्रिसिएशन, ये हमने किया, और इसमें भी GDP, इसमें से भी अगर जो ये हमने माइनस किया, और ये हमने NIFA, तो देखो यहाँ पर ये देखो ये हमारा क्या बन गया, ये देखो हमारा क्या बन गया GNP, तो G मतलब सॉरी NNP, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा देखो दे रखा है, ये देखो कन्वर्जन, तो ये देखो हमारा हो जाएगा NDP, और ये हमारा हो जाएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही मैं बता रहा था, ये जो मैंने लिखा है ये कुछ अलग नहीं है, बस उसी में कन्वर्जन से ये निकाला जाता है। तो इतना तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इतने से ही आपका काम होगा। अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम इसमें देखें, देखो नेट इनकम, तो नेट इनकम को हमने क्या बताया कि नेट इनकम NNP फैक्टर कॉस्ट पे आपको हमेशा चेक करना है। अब अगर जो बात है फैक्टर कॉस्ट पे अगर जो आप चेक करोगे तो अभी देखो हमने कन्वर्जन का फार्मूला लिखा था, फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर अगर जो बात में हम इस तरह से जाएंगे तो देखो NNP, और ये हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस, और ये हमारा हो जाएगा NIT। सही है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बट अगर जो बाय द वे अब और देखो यहीं से कन्वर्जन, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब अगर जो बताए, हाँ ये देख लो कि ये भी आपको पता है NNP जो है ये हमारा होता है GNP माइनस का डिप्रिसिएशन, तो ये मार्केट प्राइस, तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस, और इसको भी हम मार्केट प्राइस भी लिखते हैं, तो ये भी हमारा सही है। अगर जो हम यहाँ पर ये लिख लें GNP, और ये हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस, और ये डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, और ये हमारा माइनस ही था। अच्छा, और देखो यहीं से अगर जो देखो हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को देखो हमने अभी आपको लिख करके भी दिखाया था NNP, तो ये हमारा होता है NNP क्या होता है, NNP हमारा होता है NDP प्लस का NIFA। तो देखो ये होता है, अब अगर जो बात है हम ये यहाँ पर अगर लिख दे, तो अगर जो बात है मार्केट प्राइस पर ही अगर जो लिखना चाहें तो मार्केट प्राइस, बस कुछ नहीं मार्केट प्राइस ये हमने लिखा,
तो यहाँ पर अगर जो बात हम लोग देखें तो NDP मार्केट प्राइस, और ये वाली वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर NIT, और ये हमने बंद कर दिया, और ये हमने जो ये प्लस में ये था ये हमने NIFA लिख दिया। अब ये अगर जो बात आपको याद हो, ये अगर जो बात आपको याद हो तो आप इसको ये भी कह सकते हो, आप इसको क्या कह सकते हो, ये देखो ये कन्वर्जन का फार्मूला मार्केट प्राइस माइनस का ये है, तो देखो ये फैक्टर कॉस्ट उसी पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं NDP, और ये हमारा लिख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट, और ये देखो हमारा NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये अभी मैं बताऊंगा, पहले ये तक जो मैंने बताया ये चीजें समझो। और देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, नेट इनकम NNP ये हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट, या इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। देखो ये इनके नाम है, ये थोड़ा ध्यान भी रखा करो। और पहली बात, डोमेस्टिक इनकम की बात जब भी करेगा तो यही हमारा हो जाएगा नेशनल डोमेस्टिक, या इसी को हम ये भी तो कह सकते हैं। तो ये अगर जो बात आता है तो ये सेम है। अब अगर जो बात हम यहाँ पर देखें तो ये अभी अगर जो आपको ये आइडिया है तो हमने देखो ये निकाला था नेट NDP, ये वही वाली बात हो गई डोमेस्टिक, देखो वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही इनकम यहाँ पे लिखा है तो बात वही सेम है। तो ये फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका मतलब क्या होता है वो जरा देख लो। मान लो कि टाटा जी जो हैं, टाटा जो हैं इंडिया में और USA में दोनों जगह कंपनी है, और इसी तरह से हम मान लेते हैं कि वहाँ की टेस्ला भी है USA की, तो उसने यहाँ पर 200 रुपये सपोज मान ले कमाए, और उसने यहाँ पर 300 रुपये कमाए, इसने यहाँ पर 400 रुपये कमाए टाटा ने, और इसने यहाँ पर हम मान लेते हैं 500 रुपये कमाए। अब इसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मीनिंग क्या हो गया, देखो चूंकि इंडिया के बारे में बात करना तो यही है बात, तो देखो ये विदेश का पर्सन है, ये अपना पर्सन है। अच्छा हाँ, ये यहां से आप देखोगे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो देखो कितना अपने देश से दूसरे वाले को दिया, तो वो हमारा है 300, ये हमने दिया दूसरे वाले, ये तो हमारा ही था, तो उससे तो कोई बात ही नहीं। और हमारे व्यक्ति ने USA में कितना कमाया, वो है 400, तो ये हमारा माइनस का 100, ये हम इस तरह से लिखेंगे। चार सौ कोई लेकर के आया है और 300 हमें देने पड़ रहे हैं, तब तो प्लस में आएगा, मतलब 400, मतलब USA का लिखना है और फिर बाद में इंडिया का लिखना है, और ये हमारा प्लस में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो बाद में, हाँ मैंने जो लिखा था वो फार्मूला, नेशनल इनकम बराबर NNP फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और इसी का जो फार्मूला होता है वो होता है NDP, और ये हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट। अच्छा सॉरी, ये इसको नहीं बोलते हैं, अगर हमने पहले लिख दिया ये इसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको जो हम बोलते हैं इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर अगर जो बाद में टेबल जो हमने बनाई थी वो दोबारा एक बार बना लेते हैं, GNDN, तो GDP NDP, इसको लिखोगे तो GDP माइनस का D, इसको अगर जो लिखोगे तो GNP, ये हमारा हो जाएगा GDP प्लस का नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और ये NNP, तो देखो GNP माइनस का D, या इसी को हम लिख सकते हैं NDP NN नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसी को बस मैच करना है और सारा हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहले से चेक करते चलते हैं, देखो GDP प्लस डिप्रिसिएशन,
तो क्या एनडीपी होता है? एनडीपी क्या ये प्लस होता है? तो इसका मतलब ये तो गलत। फिर देखो, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर। अच्छा हाँ, नेट फैक्टर ये लिखा जाता है, ये जो मैंने लिखा है ये थोड़ा गलत है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सही है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो ये हमारा ये सही है, तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा सही है, तो इसका मतलब सेकेंड वाला सही है। बट अब नेक्स्ट वाला देखो, नेशनल इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बात गलत है। यहां पर प्लस में ये होगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और नेक्स्ट अगर जो बात हम लोग देखें, लिखा हुआ है जीएनपी, वो भी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये हमारा होता है, देखो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये आपको पता है फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन फार्मूला मार्केट प्राइस माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पर हो जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस का NII। अब देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस तो सही लिखा है, बट माइनस में यहाँ पर देखो नहीं लिखा है। अब तुम ये समझ लो कि ये हमारा हो गया, और यहाँ पर इसका आंसर ये सही है। और या अगर जो वाले किसी को ये नहीं पता चलता डोमेस्टिक, अरे तो ये तो पता चल गया कि ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तब आप तुरंत चेक कर लोगे कि हाँ ये वाला करेक्ट। तो देखो ये भी तरीका, बस यही एक बेस्ट तरीका है, इसी से आप कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं भूलोगे। अभी अगर जो बात आपको में भी अगर आपने दिया है पेपर UPSSC, इसने ASO का पेपर कराया, उसमें अगर जब आप देखोगे तो मुझे लगता है 8 से 9 क्वेश्चन GDP से सिर्फ पूछे गए थे, और 2 से 3 जो क्वेश्चन थे वो ऐसे थे कि आप जितना मैंने बताया ये जब आप करोगे तभी आ पाएगा, उससे भी हो सकता है आप फंसो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताए, बट उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ही पूछे गए थे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये मैं आने वाले टाइम पर मैं कराऊंगा, इस बात की पूरी मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक, बट आप एक बार कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे याद भी रहेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम बोल दोगे तो पूरा मतलब जीडीपी का पूरा का पूरा पीडीएफ ही हमारे पास है, मैं वही पूरा समझा दूंगा और आपका काम हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, देन देखोगे तो मैं आपके लिए सारी चीज़ें कर दूंगा। फिर देखो ये क्वेश्चन इतना प्यारा और इतना अच्छा है कि ये मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये हर पर्सन को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। देखो यहाँ पर 2011 और 2001 पॉपुलेशन सेंसस में चिल्ड्रंस ऑफ फॉलोइंग एज ग्रुप वर नॉट इंक्लूडेड, या यहीं पे ये नॉट इंक्लूडेड हटा करके ये लिखा होता एक्सक्लूडेड, तब भी बात सही है। मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप था चिल्ड्रंस का जिनको नहीं यूज किया गया, किसके लिए नहीं यूज किया गया, तो वो देख लो, लिटरेसी के लिए। तो लिटरेसी रेट पहली बात तो क्या होती है, ये अगर जो आज एक क्वेश्चन आ जाए, पहली बात तो आना भी चाहिए, और आ जाए तो ये जरा देखो। तो लिटरेसी रेट पहली बात होता क्या है कि ये मानता है कि मुझे लगता है 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज जो भी हो, 2 लैंग्वेज को अगर बाद में कोई पढ़ लेता है, कोई अपना नेम भी अगर लिख लेता है तो वो लिटरेट है। इसीलिए ध्यान रखना, लिटरेसी रेट तो अपने वहाँ बढ़िया है, अगर चेक करोगे, हालांकि वो उसमें भी लोग नहीं है, बट एजुकेशन जो है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या है, अगर आप अपना नाम लिख लेते हैं इसका मतलब लिटरेट, तो क्या कोई अपना नाम लिख लेता है क्या वही लिटरेट हो गया? एजुकेशन अलग चीज़ है और लिटरेशन मतलब लिटरेसी जो है वो अलग चीज़ है, ये थोड़ा मुझे बताना था। इसमें किस ग्रुप को नहीं ऐड किया जाता है, तो ये जरा देख लो। इसमें जो ग्रुप सम्मिलित नहीं होता है वो हमारा होता है 0 से 6 साल। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि इन बच्चों को सम्मिलित नहीं किया जाता है लिटरेसी रेट में। अच्छा सोचो, इन लड़कों को नहीं मतलब कंसीडर किया जाता है, देन फिर किसको किया जाता है, तो फिर किया जाता है एज जिनकी 7 से एबव, मतलब 7 एज से जो एबव मतलब जितना भी आगे, वो जो है उससे मतलब कंसीडर करते हैं। अच्छा लिटरेसी रेट का तो इसका आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि नॉट पूछा है। अगर जो है कंसीडर होता तो यहाँ पर ये वो लिखा होता 7 एंड एबव, मतलब 7 और या 7 से ज़्यादा। देन देखो लिटरेसी रेट का फार्मूला देखो, लिटरेसी रेट का जो फार्मूला होता है परसेंटेज में अगर हम देखें
तो नंबर ऑफ लिटरेट्स एज, और एज कौन सी, वही 7+, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिनकी एज क्या है 7+, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 100, ये हमारा निकल आता है। अच्छा, अब देखो 2000, ये मैं 11 का आपको पहले बताऊंगा, फिर उसी में आगे कंसीडर हो जाए। जो टोटल हमारा लिटरेसी रेट था, टोटल वो हमारा कितना है 74.04%। अब तुम इसमें समझो, जो मैंने अभी लिटरेसी रेट की जो डेफिनेशन बताई, सोचो सिर्फ नाम लिख लो तो आप लिटरेट हो जाएंगे। सोचो उसमें भी 100% नहीं है टोटल, समझ लो अपने वहाँ एजुकेशन का क्या हाल है। फिर अब इसमें भी अगर जो बात भी आप देखो मेल का, तो मेल का है 82.14%। हालांकि ये मैं जब अभी 2011 का जो सेंसस है आने वाले लेक्चर में मैं कराऊंगा, वहाँ पर आपको पूरा मैं इंडिया का और उसी के साथ में मैं आपको बता दूंगा इंडिया का और साथ में आपको राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। वो भी आप देखोगे हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आप इस तरह से समझो कि बहुत आसान होते हैं, बट चूंकि आपको फैक्ट पता नहीं होते तो नहीं हो पाता। और अगर जो बात है मेल्स का, अगर जो बात भी देखो तो ये हमारा 65.46%। देखो होता क्या है कि कम से कम अगर आपने ये डेटा अगर ध्यान भी रखा तो आप वहाँ कर ले जाओगे थोड़ा बहुत। अब जो बात है अगर जो बात है ऑप्शन इस तरह से अगर दे रखा है, टोटल का जो लिटरेसी रेट है वो दे रखा है 90%, तो आप समझ जाओगे कि ये डेटा तो बिल्कुल नहीं होगा। 80 ये भी नहीं होगा, लिखा है 50% ये भी नहीं होगा, कुछ इसके बीच का, तो मे भी हो सकता है यही लिखा हो, आप एलिमिनेट कर पाओगे। 2001 का डेटा अगर जो बात है इसी से रिलेटेड अगर हम देखें, हालांकि ये नहीं पढ़ना यही, और अभी जब 2026 का जाएगा तब उसको देखना है, तब इसको नहीं देखना है, तब इसका तो बिल्कुल रिलेवेंट मतलब कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा अगर जो बात है कुछ ऐसा डेटा में नहीं हो जाता है। तो मतलब जब अभी लिटरेसी रेट सपोज इससे भी गिर जाए तब हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। खैर लिटरेट तो लोग अब बढ़ रहे हैं, अब तो लिटरेसी रेट और बढ़ेगी। 26 इसकी थी पहले और ये थी 53.67%। तो इसका मतलब लिटरेसी रेट अब फीमेल्स में भी बढ़ा है, और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला है उससे लोग फीमेल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये भी अच्छा बढ़ेगा। तो मतलब मुझे लगता है अगर मेल्स का अगर जो 85 अगर हो गया होगा तो इनका भी 70 ज़रूर हो गया होगा। इतना तो फीमेल्स का हो, मतलब मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए। और ये लगभग में मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई फैक्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये लगभग में 77 तक हो सकता है, मे भी पहुँच गया हो टोटल का। तो ये तो एस्टिमेट है, सिंपल सी बात है, स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट है तो प्रेडिक्ट तो किया जा सकता है डेटा को देख करके। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। एट सेंटर मल्टीपर्पज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आर मेनली कंडक्टेड बाई, ये मल्टीपर्पज या लिखा हो लार्ज सैंपल, तब भी यही रहेगा। सीएससी मतलब सीएसओ जो होता है वो डेटा को कंपाइल इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। ये तो हमारा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको पीसी महानलोबिस ने कोलकाता में इसको मतलब इसके फाउंडर थे। और पीसी महानलोबिस के बारे में अगर जो आपको पता हो, नहीं पता है तो ध्यान रखिए कि ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक हैं इंडिया के। देखो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक जो हैं इंडिया के, तो ये पीसी महानलोबिस हैं, और फादर ऑफ स्टैटिस्टिक इन वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में तो वो हैं R.A. फिशर। ठीक, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि मेजर द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है मेजर करता है या मेजर होता है, किससे मेजर होता है ये ज़रा देखो। अच्छा हाँ, थोड़ा इसमें जो बता रहे थे इसमें कुछ डेटा रह गया वो बता देते हैं। देखो सीएसओ जो स्टेब्लिशमेंट जो उसका हुआ था वो हुआ था हमारा 2 मई मतलब मई को, और 1951। इसका हमारा हुआ था 1950, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में मतलब न्यू दिल्ली। ठीक, मॉस्पी के अंतर्गत आता है। और ये क्या करता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक को करता है, और ये एक एपेक्स स्टैटिस्टिकल एजेंसी है इन इंडिया में। इसके जो फंक्शन होते हैं वो इसे बताए जीडीपी, नेशनल अकाउंट, या आप देखोगे नेशनल अकाउंट हो गया, या इससे रिलेटेड अगर बाद में आप देखोगे कि
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन सब क्वार्टरली जीडीपी का जो एस्टिमेट है, प्राइस स्टैटिस्टिक है, प्राइस स्टैटिस्टिक में अगर जो बात आप ध्यान दो तो आप WPI, CPI, ये सब स्टैटिस्टिकल सर्वे गाइडेंस प्रोवाइड करता है। डिज़ाइन ऑफ, मतलब ये मैं CSO के बारे में बता रहा हूँ, डिज़ाइन सर्वे मैथोलॉजी मतलब प्रोवाइड करता है। CSO डज नॉट कंडक्ट लार्ज स्केल मल्टीपल पर्पज सर्वे। वो कौन करता है? वो ये बात ध्यान रखना। CSO जो मतलब पब्लिश बाय CSO, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे करता है, और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक मतलब GDP, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये सब चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। और स्टैटिस्टिकल ईयर बुक जो है, ये भी ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। और रिपोर्ट्स कौन कौन सी करता है? WPI करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये ASI मतलब नेशनल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब कंडक्ट करता है, और CPI को भी रिलीज़ करता है। ये सारा तो इसको मैंने जो बताया था वो हो गया। और इसके जो हेड होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक, DG। और ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है किससे? स्टेट लेवल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। और जो करंट सिचुएशन जो है, क्या करंट सिचुएशन है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज कब किया गया था? तो 23 मई। और ये कब बना था? ये बना था 2 मई 1951। ये कब बना था? 1950 में। 2 मई 2019 सॉरी। ये मर्ज होकर के सिर्फ एक रह गया, NSO। तो CSO का फुल फॉर्म क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO का क्या होगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और या कभी कभी ऑफिस की जगह ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा होता, तो उससे भी पहले इसका यही नाम था। और NSO का ये जो है, ये ध्यान रखना, चूँकि अब ये यही हो गया है, बट अभी भी वो पुराने नाम यूज़ कर रहा है। तो अगर पुराने नाम यूज़ करता तब भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, ये हमारा हो गया। देखो नेक्स्ट हमारा है 90 क्वेश्चन। तो ये बता रहा है कि मेजर ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है? तो मैंने बताया था, नेशनल इनकम मेजर की जाती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर अगर जो बात भी हम लोग देखें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन के हमने फार्मूले बहुत सारे पढ़े थे, तो उसमें अगर जो बात में हम करते हुए जाएंगे, जैसे बात में ये एक होता है देखो ये होता है NNP बराबर होता है GNP माइनस का D। और ये भी होता है NNP बराबर होता है NDP प्लस का नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और अगर जो बात में हम यहाँ पे ये अगर जो हम लिख दें NDP, तो बराबर हमारा हो जाएगा GDP माइनस का D। तो यहाँ पर अगर जो बात में हम NNP अगर जो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम किस किस का यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं GNP माइनस का D, या हम लिख सकते हैं NDP प्लस का नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, या हम लिख सकते हैं इसी की जगह पर GDP माइनस का D प्लस का NIFA। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें, इससे तो हम मेजर ही करते हैं, तो ये तो सही है। फिर देखो हम इसका भी यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगर जो बाद में इसमें अगर हम यहाँ पर NDP नहीं है, ये होता तो ये भी हो जाता, और ये भी यहाँ से हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखो, NSSO कंडक्ट ए राउंड ऑफ सर्विंग ड्यूरिंग ए पीरियड 2020 और 2000 मतलब जनवरी 2020 से
दिसंबर 2020, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2020 जनवरी से दिसंबर। लेटेस्ट अगर जो बात भी आपको याद है तब आपका काम हो जाएगा। लेटेस्ट जो अभी हमारा हुआ है वो हमारा है 2025 2026। तो इसके नीचे अगर जो बात है 25 2024 2023 2022 2021 2020। तो यहाँ पर ये अगर जो बात भी हम देखेंगे तो ये हमारा दे रखा है 80 79, ये हमारा है 79 हो गया, 78 हो गया, 77 हो गया और ये हमारा हो गया 76। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 2026 का हो जाएगा, 2025 का, 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का, एक मिनट यहाँ पर चेक करते हैं। दोबारा लिखते हैं इसको, फिर बाद में आपको बताते हैं। देखो, अच्छा 81 हमारा हुआ है 2026 2027 में, मतलब ये शेड्यूल्ड है, मतलब इस पे भी काम चल रहा है। 80 हमारा हो गया है 2024 2025 2022 2023 2020 2021। अब आपसे पूछा क्या गया है, मतलब इस तरह से ये चलेगा। तो यहाँ पर अगर जो बात भी देखें हम 79 78, देखो लेटेस्ट वाला थोड़ा याद कर लो। देखो ये हुआ है 2019 में जनवरी से दिसंबर, सॉरी 2018 2019 में ये हुआ है, और ये हुआ है 2020 2021, ये हुआ है 2022 2023। यहाँ इसका आंसर ये होगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप उसको चाहो तो लिखते रहो, ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट मुझे लगता है कि आपको 81, अगर जो बाद में इस बार पेपर देने जा रहे हो तो 81 80 और 79 ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के बारे में अभी बताएंगे, बट इसके भी बारे में मैं पूरा बता देता हूँ। इसमें डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप चाहो तो लिखते रहो। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताया गया है, मतलब डेटा कलेक्ट किया गया है। और 2000 सैनिटेशन के बारे में बताया गया है, और हाइजीन प्लस हाउसिंग कंडीशन के बारे में बताया गया। ये हमारा हो गया किसका, इसका। और इसका अगर जो बाद में हम लोग देखें 77 का जो 2019 में हुआ है, ये फर्स्ट लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग के बारे में। दूसरा हमारा है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर, SAS, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर। हाउस होल्ड। थर्ड नंबर डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड डेटा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि जो 81 जो शेड्यूल हुआ है 2026 और 2027 में, उसमें भी ये सारा सेम है, बस इसमें एक और चीज़ है, माइग्रेशन सर्वे, कितने लोग माइग्रेट किए हैं उसका भी डेटा ये ले रहा है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये वाला आपको ध्यान भी रखना है। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम इसका देखें
तो देखो इसमें क्या किया गया है, तो ये 2020-2022 जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर, इस पे खर्च हुआ है, मतलब सर्वे हुआ है। और 79 जो हमारा है, ये हमारा 2022-2023 के बीच में, तो इसमें हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे। और सेकेंड इसी में हुआ है सर्वे ऑफ आयुष, मेडिसिन से रिलेटेड। फिर बाद में 80, तो 80 का अगर जो बाद में आपको देखना है, ये हुआ था 2024-2025 में। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें, तो फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे में एक तो टेलीकॉम और एक हमारा एजुकेशन। देन सेकंड में हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन हेल्थ के बारे में। और 81 तो हम बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी था वो कंडक्ट किया गया है। और ये 2026-27 ये हमारा होगा। देन इसके बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये यहाँ तक ऑफिशियल था हमारा। ऑफिशियल के बाद में ये हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा है कि